सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में कास्ट सेंसस के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का रिपोर्ट पहला जारी किया है और ये जो टॉपिक है अपकमिंग किसी भी मेंस बीपीएससी के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो 69th का हो या 70 का हो। इसलिए मैं सोचा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस आप लोग के साथ कर दिया जाए। हालांकि मैं वन नेशन वन इलेक्शन के टॉपिक को लेके आ रहा था, क्योंकि अभी जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसको मैं आगे के वीडियो में कवर कर लूँगा। इस लेक्चर में जातीय जनगणना के हर एक डायमेंशन, वो क्या होता है, अभी क्यों चर्चा में रहा है, इसका क्या हिस्ट्री है, अभी जो बिहार सरकार रिपोर्ट आपका जारी किया है इसमें कितना कितना किस क्लास के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, इसका क्या रिलेवेंस है हमारे, या इसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारे राज्य के लिए या देश के पॉलिटिक्स में, फिर इसका क्या इम्पैक्ट या प्रभाव निगेटिव पॉजिटिव पड़ सकता है, उस एंगल को, बाकी एक बेहतर एक संतुलित निष्कर्ष या वे टू फॉरवर्ड आगे की राह में क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। और अंत में, जैसा कि मैं पहले भी कई लेक्चर में बता चुका हूं, कि इस बार का जो करंट अफेयर्स या जो भी मटेरियल्स तैयार किया गया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोशिश किया गया है कि आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नीचे ही लिख दिया जाए, ठीक ना, ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ें और सारे आंसर को लिखने का प्रयास करें। और जो भी चीज़ें नोट्स बनाया गया है, कोशिश किया गया है उसमें इंट्रोडक्शन भी आपको उसमें शामिल कर दिया गया। बाकी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ तुम्हें बताऊंगा कि भूमिका बॉडी पार्ट में कैसे कैसे क्या चीज़ लिखना है। एक बेहतर प्रयास किया गया है, हो सकता है कि आप सबको पसंद आए। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स पेपर फर्स्ट में पूछा सकता है या जोड़ के पेपर सेकेंड के पॉलिटी सेक्शन में भी आ सकता है। तो पेपर फर्स्ट, सेकेंड और निबंध, अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक बिहार स्पेसिफिक आ जाए या जातीय जनगणना को लेके ही अगर आ जाए, मान लेते हैं स्पेसिफिक बिहार के निबंध सेक्शन में, तो आप उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो फिर बोल देता हूँ पीटी, मेंस, इंटरव्यू और निबंध, ये चारों जगह ये टॉपिक यूजफुल हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आखिर ये कास्ट सेंसस 2023 क्यों न्यूज में है? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने इसका रिपोर्ट या नतीजा जारी किया है और सर्वे में ये पता चला है कि यहाँ की लगभग 63%, मोर देन 63% आबादी जो है ना, दो वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी और एक एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, इसको बोलते हैं ईबीसी। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जब आप सेंट्रल लेवल पर जाइएगा तो आपको कैटेगरी मिलेगा, एक जनरल, ठीक, दूसरा क्या मिलेगा ईडब्ल्यूएस, तीसरा क्या मिलेगा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, चौथा क्या मिलेगा शेड्यूल कास्ट, पांचवा क्या मिलेगा शेड्यूल ट्राइब। बिहार में कैटेगरी का जनरल तो यही है, ईडब्ल्यूएस भी यही है। ओबीसी को दो पार्ट में बांटा गया, एक को कहा गया बैकवर्ड कास्ट बीसी, एक का नाम है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी, ठीक ना। तो इसी दोनों की आबादी, आइए यूँ कहें कि यो ओबीसी की आबादी मिला के जो है बिहार में 63% ऐसा रिपोर्ट कहता है। और ये जो है ना, ये लगभग जनवरी से ही ये चीज़ चालू था, बीच में हाई कोर्ट ने रोक लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया और फाइनली जो है ना ये रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। तो ये क्यों चर्चा में रहा है, तो आप यहाँ पे इसको जान सकते हैं, ठीक ना। इसमें खर्चा लगभग 500 करोड़ रुपया सरकार का इस सेंसस को कराने में हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कास्ट सेंसस आखिर है क्या, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन तो आ सकता है। तो कास्ट सेंसस एक ऐसा सेंसस, एक ऐसी गणना है जो कास्ट के बेसिस पे किसी देश या राज्य की जनसंख्या की गणना करता है। बस ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन कास्ट के बेसिस पे लोगों को गिनना। जाति, आपको पता है कि हमारे देश में हमारे समाज की एक जो सबसे बड़ी विशेषता जाति है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो कास्ट जो है एक हमारे समाज का एक अस्थिगन प्रणाली है जो भारत और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में फेमस है। जाति व्यवस्था लोगों को उनके जन्म, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटने का क्या करती है, काम करती है।
कास्ट सेंसस का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि डेटा कलेक्ट करना, ताकि कास्ट के कंपोजिशन को जान सके कि किस में कितना है उस पॉपुलेशन में, और डेटा का यूज हम कर सके आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स, मतलब जो जिनको नीड है सामाजिक आर्थिक योजनाएं की कल्याण की, वो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो ये आप आराम से जब भी कभी अगर जब लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो भूमिका आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि जातीय जनगणना क्या होती है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तब जाके उसके मेन जो क्वेश्चन का डिमांड है वो आप वहाँ पूरा कर सकते हैं। अगर आप इतिहास में चलिएगा तो इतिहास में कास्ट सेंसस को लेकर कब से शुरू हुआ, तो ब्रिटिश शासनकाल में से ही शुरू हुआ था। पहली बार लगभग 1872 के में ये जातीय जनगणना हुआ था, और इसमें जनगणना ने सभी भारतीय की जाति, उसका क्या व्यवसाय का डेटा इकट्ठा किया। डेटा का उपयोग वो लोग अपने प्रशासन या कैसे इंडियन के लोगों पे कंट्रोल किया जाए, कैसे एक बेहतर शासन वो अपने लिए कर पाएँ, ये जो है ना उसका वो अपने हितों के लिए करते थे, ठीक ना। आगे जाके 80 फिर 81 91 लगातार हर एक 10 साल में चीज़ें हुआ, और अंतिम हुआ कब 1931 में। ये भी चीज़ें आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि 31 के बाद जो है ना सरकार ने, मतलब केंद्र ब्रिटिश सरकार ने इसकी जनगणना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आज़ादी के बाद भी जाति जनगणना आयोजित करना बंद करने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि वे सामाजिक विभाजन और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो रिपोर्ट आया है सब लोग, अब कई नेता क्या बोल रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब यही तो है, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा चांस हो सकता है कि कास्ट सेंसस का यूज जो है एक निगेटिव पॉइंट में चला जाए। लेकिन हाँ, सरकार को यहाँ प्रयास ये करने का आवश्यकता है, इस डेटा का यूज वो सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए करे, ताकि राज्य एक बेहतर दिशा में जाए। जाति में फंस के फिर अगर राज्य पीछे ना जाए, ये हमेशा सरकार का प्रयास होना चाहिए। आपका इंटरव्यू में यही एक पॉजिटिव कि हाँ, सरकार अगर जाति जनगणना कराई है तो इसका बस एक ही उद्देश्य सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए, ना कि जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाला। बस बात खत्म। हमेशा एक आशावादी, एक फ्यूचर के बात को लेके अगर बात बोलेंगे ऑफिसर रैंक का, चीज़ आपका बेहतर होगा। अब आगे चलते हैं कि आपको पता है कि मंडल कमीशन में कई बार जिक्र पीटी में भी किया था। जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी तो उसके बाद एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल आयोग बैठा था, जिसमें कि ओबीसी के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को जानने का एक कहा गया था। और रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये कहा था कि 27% आरक्षण ना ओबीसी जो कास्ट है उनको दिया जाए। 1990 के आसपास जो जब बीपी मंडल सरकार बनी तो ओबीसी को आरक्षण दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मंडल कमीशन का जो सिफारिश में एक बात ये भी कहा गया, लिखा है 1990 में मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए एक जाति जनगणना कराई जाए। सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, और 2011 में जो है ना, जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय ना एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। तो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तो जारी किया सरकार ने, बट जाति आधार पर जनगणना हुआ था उसको सरकार ने जारी नहीं किया, ठीक ना। हाल के वर्षों में, पिछले 2-3 वर्षों में देखा जाए तो बिहार की या देश की राजनीति में कास्ट सेंसस को लेकर एक डिमांड अलग अलग पार्टियों के द्वारा बढ़ती जा रही है, और बिहार में भी इसका हुआ। तो वही आप जो है ना, भारत में कास्ट सेंसस को लेकर नए सिरे से मांग उठ रही है। ये मांग कई पॉलिटिकल पार्टी, कई सामाजिक और नागरिक समाज के दोनों लोगों द्वारा किया जा रहा है। कास्ट सेंसस का डिमांड का एक बड़ा लॉजिक या तर्क आप ये कह सकते हैं, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को तैयार करना। क्योंकि जब तक आपके पास गरीबी है, हमारे देश में गरीबी एक्चुअल कितना परसेंटेज है नहीं पता है। हाँ, लेकिन अभी जैसे कि कई तरह रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट या जो और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि गरीबी का, लेकिन एक्चुअल जो उसका क्या बेस हो, कितना किस कंडीशन पे गरीबी मापा जाए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा सा क्या है, कमी है। तो 2023 में राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने जनगणना कराई, ठीक ना, और ताकि पता चल सके कितना कितना क्या है। तो पहला प्रथम 17 से लेकर 22
तक हुआ था, और दूसरा 15% की, जो कि लगभग 15 मई तक खत्म करने का क्या था, लक्ष्य था। अब देखिए इसका रिपोर्ट में देखिए डेटा इतना अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी किसकी आबादी कितनी कैसे वो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे बिहार में कई सोशल ग्रुप, जैसा मैं बताया आपको कि एक तो देखिए जो ईबीसी जिसको हम बोलते हैं, लगभग ये कितना है 36.1%, बीसी ओबीसी लगभग कितना है 27%। बस ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे भी करके पाई चार्ट बना के मेंस में इस तरह से अगर आपको जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो इसको दिखा सकते हैं पाई चार्ट में। इसको लेकिन आपको जनसंख्या याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन क्लास में ये आपको पाई चार्ट यहाँ पे काम आएगा। ओके, बाकी किसकी कितनी आबादी है तो आपको पता है कि हिंदू का लगभग इतना है, फिर फर्स्ट पे हिंदू है, फिर दूसरे पे इस्लाम है, ऐसे करके आप इसको, ये लेटेस्ट डेटा है तो इसका। बाकी कितना आबादी है ये बहुत ही रेयर केस, हालांकि इस बार तो बीपीएससी पीटी में गया का आबादी पूछ दिया, अलग बात है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते हैं। अगर आपको अगर ज़्यादा मेमोरी पावर है तो आप याद कर लें, तो लेकिन कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये परसेंटेज को याद करेंगे तो मेंस में कहीं ना कहीं आपका यूज कर पाएंगे। तो बाकी ये पूरा का पूरा देखिए जो है ना, ये डेटा ही है कितना कुल आबादी है। हाँ, इस सेंसस के अकॉर्डिंग आपको ये आबादी याद रख सकते हैं, 13,25,310 है, ठीक है ना, ये डेटा याद रखिएगा। बाकी ओबीसी में कितना कितना प्रतिशत का भागीदारी है, तो इसको डेटा एक बार प्लीज़ अगर आपको याद करना है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आएंगे तो उसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए पूरा आंकड़ा यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं कि ये जो जनगणना का रिपोर्ट आया है, इसका क्या जो है ना सोशल एंड पॉलिटिकल निहितार्थ, या इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ द सेंसस डेटा फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स इन बिहार। तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहली बात ये है कि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता पर कई प्रभाव कर सकता है। पहला ये कि इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कास्ट डायनामिक्स, मतलब कि जाति की गतिशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। जनगणना के आंकड़े ने बिहार में ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रभाव को उजागर किया है। इससे नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच जाति की गतिशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ने की संभावना। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी शुरू हो गया है। अगर आप न्यूज़पेपर अगर आजकल का पढ़े होंगे ना, तो फ्रंट पेज पे चीज़ें आना शुरू हो गया, तो ये तो होना ही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अधिक प्रतिनिधि की मांग, मतलब कि जनता के जनगणना के आंकड़े के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरियां से सत्ता में ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी अधिक जो है अपना प्रतिनिधि की मांग बढ़ाने की संभावना है। इन मांगों से कहीं ना कहीं देश में आरक्षण जैसी चीज़ों को देखने को आपको मिल सकता है। अब क्वेश्चन जो है ना मेंस में रिजर्वेशन को लेके भी आना हो सकता आ जाए, तो उसका एक अलग लेक्चर मैं पॉलिटी में बता दूंगा, आरक्षण को लेके कितना कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा यही प्रयास होगा। पीटी के लेवल पे भी मैं यही प्रयास कर रहा था, मेरा दिशा ठीक था, मैं एनसीईआरटी को फोकस कर रहा था, मैं बहुत ही पीटी में इजी चीज़ नहीं बता रहा था, मैं वही बता रहा जो एग्ज़ाम में आएगा, और कोशिश किया ज्योग्राफी का, साइंस का कुछ कुछ, करंट अफेयर्स का कुछ कुछ, बाकी हिस्ट्री का। लेकिन हाँ चूँकि क्वेश्चन का पूरा पैटर्न ही चेंज था, यहाँ तक इवन इकोनॉमिक्स में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो मैं पढ़ाई उसी पाया, तो यहाँ भी मैथ्स में मेरा वही प्रयास है कि आपको उस दिशा में लेके जाया जाए जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। बाकी इजी चीज़ पढ़ने का कोई विशेष फायदा बचता नहीं है। हाँ, लेकिन मैथ्स में एक चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब इससे ये होगा कि राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि कास्ट आधारित देखिएगा 1-2 महीने में बिहार में जातियां निकल के सामने आ सकती है, तो आप ये भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। और बदलते राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन की सरकार, अब चूँकि अलग अलग पार्टी बनेगी, वोट बिखरेगा, तो गठबंधन सरकार बनेगी, तो ये इसका जो है ना एक सामाजिक और राजनीतिक इस तरह का निहितार्थ जो है ना आगे हमको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इसमें और आपको कोई पॉइंट अगर मिलता है, पर डे मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ पेपर का, अगर वहाँ कुछ अच्छे आर्टिकल बातें मिलेगा तो आप यहाँ पे आराम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, इसमें कुछ ना कुछ बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ पे ये है कि आरक्षण नीति पर जातीय जनगणना का क्या प्रभाव पड़ सकता है। वही है कि कास्ट जो रिजर्वेशन है, ओबीसी बात है, ओबीसी ईबीसी के लिए आरक्षण कोटा में वृद्धि हो सकता है, क्योंकि अभी 27% है, बट आबादी तो
63% है, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे में भी आगे जाके हो सकता है, ठीक ना। ओबीसी ईबीसी स्थिति न्याय के लिए मानदंडों में बदलाव भी हो सकता है, ठीक ना। और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह के लिए नई आरक्षण योजनाओं की शुरुआत यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये आरक्षण के बढ़ने इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये रहा कि इस आंकड़े का हमारे राज्य के पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली बात देखिए, इम्पैक्ट ये है कि समान तौर पर कास्ट सेंसस के आंकड़े क्या क्या हमको हेल्प कर सकता है। पहला, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये हुआ कि जनसंख्या की जाति फ्रंट पर सटीकता डेटा प्रदान करके जातीय गणना यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नीति और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लक्षित किया जाता है और सभी जातियों को लाभ उठाने का अवसर मिलता है। मतलब कि पारदर्शी चीज़ें और अकाउंटेबिलिटी चीज़ें, ऐसा चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। दूसरा ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो हाशिए पर समूह है, जातीय जनगणना के आंकड़े हाशिए पर मौजूद समूहों को उनके अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ और मंच देकर एम्पावर बनने में मदद कर सकते हैं। यह इन समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जरूर बढ़ाने और उनके बीच एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग नहीं अब इकट्ठा हो जाए, ऐसा चीज़ हो सकता है। और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, तो कास्ट सेंसस के आंकड़े कहीं ना कहीं वंचित जातियों का जो उसका नीड है उसके लिए सोशल जस्टिस करना हो सकता है। यह अलग अलग माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि कोई कार्यक्रम करा करके या कोई सोशल वेलफेयर स्कीम चला के और भी कई शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम करके ऐसा सरकार कर सकती है, ठीक ना। अब तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा बात हो रहा है, लेकिन हाँ, इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसा पहला क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग सोशल पोलराइजेशन, मतलब कि समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, क्योंकि अलग अलग जातियाँ अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सोच हो सकता है, ठीक ना। हाशिए पर पड़े समूहों को कलंकित करना, जातीय जनगणना के आंकड़े का उपयोग हाशिए पर रहने वाले समूहों को और अधिक कलंकित करने, उनके खिलाफ भेदभाव, अभी बोलेगा और आबादी कम है भेदभाव बढ़ सकता है, ऐसा में भी हो सकता है, ठीक ना। चूँकि आपको इतना पॉइंट लिख सकते हैं। डेटा का सबसे बड़ा बात यही है कि डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी भी जो है ना कुछ ऐसे स्कीम लॉन्च कर देगी जो कि उनको फ़ायदा पहुँचावे, तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और कास्ट सेंसस के साथ गोपनीयता की चिंता भी एक मुद्दा है, क्योंकि कुछ लोग अपनी जाति का खुलासा करने में झिझक सकते हैं। यह उन राज्यों, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके डेटा को लेके जो है ना चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कुछ डेटा इधर उधर होने का इसमें चांस रहेगा। अगर आपको जातीय जनगणना का कुछ पहले का अगर एग्जांपल देना हो तो आप इसमें एक दे सकते हैं। ये तमिलनाडु में 2011 में कास्ट सेंसस आंकड़े जारी होने से हायर एजुकेशन में ओबीसी के आरक्षण के मामले को मजबूत करने में मदद मिली। आंकड़े से पता चला कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ओबीसी का प्रतिशत कम था, जिसके कारण राज्य सरकार को उनके लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा। ये आप एग्जाम्पल एक याद रख सकते हैं कि वही चीज़ है। तो संभावित जब तक आप कोई केस इससे नहीं डालेंगे तो आपका एक मतलब कि आंसर उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये तो हो गया कि भाई इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, सब बात हो गया। अब वे टू फॉरवर्ड, आगे की राह क्या होना चाहिए, ठीक ना। पहली बात कि इसमें बिहार की जातीय जनगणना के लिए आगे रास्ता सुनिश्चित करना है कि डेटा पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष तरीके से एकत्र और उपयोग किया जाए। इसका मतलब यह है कि डेटा को पब्लिक रूप से उपलब्ध कराना, मतलब कि जातीय जनगणना के आंकड़े का पब्लिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि हर कोई इस तक पहुंच सके तथा इसकी जांच कर सके। इससे पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। डेटा के उपयोग के लिए एक स्पष्ट और एक ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया को क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। सरकार को नीतियां और कार्यक्रमों को विकसित करने, लागू करने के लिए कास्ट सेंसस का डेटा को उपयोग करने के लिए एक स्पष्ट पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ भाई, इस प्रोसेस से करेंगे, इन्हीं की डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना, क्योंकि उसमें सबको जाति कास्ट सब पूछा गया है, तो उसकी भी सुरक्षा करना। ये नहीं कि वो डेटा किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ लग जाए, वो उसका कोई गलत यूज कर ले, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें
आपको नहीं होना चाहिए। और गणना के बारे में जनता को शिक्षित करना, सरकार को कास्ट सेंसस और इसके उद्देश्य के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ कास्ट को गिनना नहीं है, बल्कि मेनली पर्पस तो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है, ना कि किसी कास्ट को बढ़ावा देना, ना ही किसी कास्ट को कम आंकने की क्या इसमें बातें हैं। तो ऐसे सरकार जनता को थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हमारे देश में सफल तभी हो सकती है जब जनता का साथ हो। चाहे गांधी जी का नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट हो या सविनय अवज्ञा मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट हो, क्यों सफल हुआ? क्योंकि जनता उसमें साथ थी। अगर जनता का अगर साथ नहीं होता, क्या लगता है कि आपको कोई भी गांधीयन मूवमेंट सफल हो पाता? नहीं हो पाता। तो वो चीज़ है, वही है, यहाँ भी वही है। चाहे दहेज प्रथा की बात हो जाए या शराबबंदी की बात हो, जब तक जनता खुल के साथ नहीं आएगी, थोड़ा सा ऐसे कार्यक्रम को सफल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वही बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया। अब अंतिम आगे इसमें कि क्या एक बेहतर इसमें निष्कर्ष को, हाँ सॉरी, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है? डेटा का गलत प्रयोग नहीं हो, सरकार को एक जो है ना इंडिपेंडेंट कोई ना कोई कमेटी बनानी चाहिए, मतलब एक स्वतंत्र निरीक्षण करने वाली समिति का गठन करें। सरकार को जाति गणना के डेटा के संग्रह उपयोग की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा, नागरिक सभी लोग हो। डेटा के उपयोग के लिए एक रोड मैप विकसित होना चाहिए, ठीक ना। और डेटा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी आवंटित किए जाए। ये सब चीज़ें अगर होगा तो आप ऐसा वे टू फॉरवर्ड में बता सकते हैं। अंतिम में निष्कर्ष में थोड़ा सा, चूँकि निष्कर्ष बड़ा लिखने का कोशिश किया गया, अगर आपको ऐसे अगर लिखना पड़ जाए तो कैसे इसको बताएंगे कि बिहार की कास्ट डेटा एक मूल्यवान रिसोर्स है। आप ये बात लिखेंगे, ठीक है ना। अवेलेबल एक रिसोर्स है जो कि सभी के सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। हालांकि डेटा का उपयोग करने से पहले उसके लाभों और जोखिमों पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि डेटा पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेह, निष्पक्ष तरीके से एकत्र और उपयोग किया जाए। इसका मतलब कि डेटा को पब्लिक रूप से उपलब्ध करना, डेटा को उपयोग का एक स्पष्ट पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना, व्यक्तियों की रक्षा करना, जनता को जाति का विकसित करना, ठीक ना। डेटा, सरकार को डेटा के संग्रह और उपयोग की निगरानी करने, इसके लिए जो है एक आपको रोडमैप या समिति बनाना चाहिए। इन कदमों को उठाकर बिहार सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि जनगणना का उपयोग सभी नागरिकों के जीवन पर नेगेटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव डाला जाए। उपरोक्त के अलावा यह जोड़ना है कि बिहार की कास्ट जनगणना के आंकड़े का उपयोग हाशिए पर रहने वाले समूह के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके एकजुटता के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग अलग अलग माध्यम, जैसे कि कोई पब्लिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई टारगेटेड प्रोग्राम हो सकता है, वेलफेयर स्कीम के जरिए करना चाहिए, ठीक ना। तो अंतिम में कि बिहार का जाति जनगणना डेटा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सभी के लिए सोशल जस्टिस, इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से करना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अंतिम लाइन ये बहुत अच्छा है, ये आप इसको एग्जाम में या अगर ऐसे कभी लिखे हैं तो आप ऐसे करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ पूरा का पूरा कास्ट सेंसस के बारे में। इसका जो मेनली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बन पाएगा तो उसको मैं यहाँ पे बताने का कोशिश किया। अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ 5 क्वेश्चन दिया गया, आप आराम से लिख लेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। पहला है कि जाति जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष पर, निष्कर्ष वही कि जो मेन उसका परिणाम है, कितना कास्ट है, बस उसको लिख देना है। बिहार में सोशल एंड राजनीतिक गतिशीलता के जनगणना के आंकड़े का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, बता दिया मैं। राज्य में कास्ट सेंसस आरक्षण नीतियों पर, वही कि जब जो आंकड़ा आने का आरक्षण कैसे बढ़ सकता है, ये बता दिया मैं। राज्य में जातीय आरक्षण नीतियों पर इतना बात हो ही गया। बिहार जाति 23 की सिफारिश को लागू करने से क्या क्या समस्या होगा, क्या ऑफर, ये बता दिया हूँ मैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की भूमिका और विकास पर इसके प्रभाव का एक आलोचनात्मक निबंध लिखा है। बस ये भारतीय समाज जाति व्यवस्था की भूमिका, तो जाति व्यवस्था की भूमिका ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय समाज जो है एक कास्ट एक बड़ा मतलब विशेषता हो जाता है। कास्ट के आधार पर ही आप देखिए शादी, देखिए भूमिका पूछ रहा है, कास्ट के आधार पे ही रिश्ते बन रहे हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, ये हो गया। फिर कास्ट के बेसिस पे कई अभी बेरोजगार लोग कर रहे हैं, बढ़ई है, ये सब एग्जांपल दे सकते हैं। फिर कास्ट की भूमिका कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति में, चाहे पार्टी बनने में या
चुनाव लड़ने में या परिणाम में या मंत्रिपद बनने में इसकी एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। और इसका विकास धीरे धीरे देखिए, ये कि आज़ादी के बाद अगर देखिएगा ये बिहार में या अदर भी स्टेट में, तो जो अपर कास्ट के लोग नेता या मंत्री होते थे, लेकिन 1900 फिर धीरे धीरे जब लोहिया जी का जब गैर कांग्रेसवाद का नारा आया, तो वहाँ पे कुछ जो है ना बैकवर्ड कास्ट के लोग भी बने सीएम या अलग पद पे गए। और 1990 के बाद जब से मंडल कमीशन आया, तब से ना ओबीसी का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप ऐसे करके ना आप अलग अलग फेज में इसके डेवलपमेंट को दिखा सकते हैं। बाकी इसका मैं अलग से एक कास्ट का पूरा नोट्स जो है ना फॉरेनर्स को आता नोट्स या इसका मोबाइल फोन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो है ना कास्ट सेंसस को अच्छे से इसका आप पढ़ लें, वीडियो देख लें, और इसमें जो क्वेश्चन दूंगा मैं बना के, उसको जो है आपको लिखना है। तो बाकी इसको करते रहें। मेरा प्रयास होगा कि ऐसे लगातार कई टॉपिक बना के आपका मेंस का थोड़ा सा डर दूर किया जाए। बाकी स्टैटिक पोर्शन जो भी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसको जो है ना आप करते रहें। ऐसे भी ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत ही पर डे क्या है, ज़रूरी है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।